हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ग्रहों को डिटेल में समझा था। आज इस वीडियो में हम ग्रहों की उच्च नीच की राशि, दृष्टि, रंग, दिशा, रत्न ये सब समझेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, प्लैनेट्स के जो नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग उनकी उच्च व नीच की राशि होती है ना। और उच्च का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ग्रह अपना पूर्ण फल देने की कंडीशन में हो, और नीच का क्या होता है, जब भी कोई ग्रह नीच राशि का होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो ग्रह निर्बली है ना, और अपना फल देने में सक्षम नहीं है। और ग्रह जिस भी राशि में उच्च के होते हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च का होता है ना। मैंने आपको ये 12 राशियाँ बताई थी है ना, ये हमारी 12 राशिज होती है। ठीक है, अब आप इसको देखिए कि ये जो अगर मेष राशि में उच्च का हुआ है ना, तो मेष राशि से 7वें नंबर की राशि कौन सी होगी? तुला राशि है ना, 7वें नंबर की। तो मेष जो है तुला राशि में जाकर नीच का हो जाएगा। 180 डिग्री में जाके क्या हो जाता है, कोई भी ग्रह नीच राशि का हो जाता है। वैसे ही सभी ग्रहों का सीक्वेंस होता है। तो आइए इसको समझते हैं गाइस हम, है ना। जो चंद्रमा होता है हमारा, चंद्रमा वृषभ में उच्च का होता है, ठीक है, और वृश्चिक में नीच का होता है। ठीक है, मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और नीच का कर्क राशि में होता है। बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, मीन राशि में नीच का होता है। गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का होता है ना। अब शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, कन्या राशि में नीच का होता है। शनि तुला राशि में उच्च का होता है, मेष राशि में नीच का होता है। राहु वृषभ और मिथुन राशि में, कहीं कहीं पे गाइज ऐसी मान्यता है कि वो वृषभ राशि में उच्च का होता है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वो मतलब किसी किसी उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वो मिथुन राशि में उच्च का होता है। तो हम दोनों को ही कंसिडर करते हैं कि वृषभ और मिथुन में राहु को उच्च का माना जाता है और धनु और वृश्चिक में उसको नीच का माना जाता है। जस्ट इसके अपोजिट केतु का हो जाता है, धनु और वृश्चिक में केतु उच्च के माने जाते हैं और वृषभ और मिथुन में जो केतु होते हैं वो नीच के माने जाते हैं। ओके गाइस, अब ये जो मैंने आपको क्या बताया, अब इनको अगर आपको ये लर्न नहीं भी होता है तो आप सिर्फ ये वाला रूल फॉलो कीजिए कि ग्रह, अगर आपको एक ग्रह का पता है ना, कि ग्रह जो अगर आपको एक मतलब उसकी किसी भी ग्रह की उच्च राशि अगर आपको पता है तो नीच की राशि निकालना बहुत ईजी है। उसके 7वें नंबर की जो भी राशि आएगी मतलब उसके 180 डिग्री पे जाके वो ग्रह क्या हो जाएगा, नीच का हो जाएगा। तो उससे आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसकी नीच की राशि कौन सी होगी। ठीक है गाइस, अब हम आगे हमारे नेक्स्ट उस पर पढ़ते हैं। ठीक है, डिग्री क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था कोई भी ग्रह 0 से 30 डिग्री के बीच में उसकी वैल्यू होती है ना। तो जब 0 से 10 डिग्री के बीच में अगर उस ग्रह की वैल्यू होगी, है ना, 0 से 10 डिग्री के बीच में अगर सूर्य होगा तो वो उसकी अगर मेष राशि में होगा तो वो मतलब उसके पॉजिटिव रिजल्ट देने में ज़्यादा सक्षम होगा, है ना। अगर वो उसकी डिग्री 0 से 10 डिग्री है तो 0 से 10 डिग्री के बीच में वो मेष राशि में उच्च के माने जाते हैं और 0 से 10 डिग्री के बीच में तुला राशि में वो नीच के माने जाते हैं, है ना। तो ये सब अपनी अपनी मतलब ग्रहों की अलग अलग डिग्रियां हैं कि कितनी डिग्री पे कौन सा ग्रह कितना इफेक्ट डालेगा, है ना। जैसे 0 से 3 डिग्री के बीच में अगर चंद्रमा की डिग्री है तो वो वृषभ राशि में उच्च की मानी जाएगी और वृश्चिक राशि में वो नीच की मानी जाएगी। वैसे ही सभी ग्रहों का है ना। मंगल ग्रह 0 से 28 डिग्री के बीच में उच्च और नीच के होते हैं, ठीक है। बुध ग्रह जो है 0 से 15 डिग्री के बीच में उच्च के और नीच के होते हैं, ठीक है। जो गुरु है वो 0 से 5 डिग्री के बीच में अगर कर्क राशि में होगा तो उच्च के माने जाएंगे, मकर राशि में होगा तो वो नीच के माने जाएंगे, ठीक है। ये शुक्र ग्रह जो है वो 0 से 27 डिग्री के बीच में मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में वो नीच के होते हैं। वैसे ही शनि का है, शनि 0 से 20 डिग्री के अंदर तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। वैसे ही राहु केतु का है, राहु केतु जो होते हैं गाइज वो 30 डिग्री में ही मतलब ऊंच और नीच का फल देते हैं, चाहे उनकी डिग्री 0 से 30 डिग्री के बीच में कितनी भी हो, है ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है गाइज, अब हम आइए इनकी दृष्टियाँ देखते हैं, है ना। कोई भी ग्रह जो होता है, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि ये आपको विजिबल है, देखिए इसको, मान लीजिए कि आपका सूर्य यहाँ इस घर में बैठा है ना। तो इस घर से 7वां घर, सूर्य की दृष्टि कितनी है इसमें देखिए, है ना, सूर्य की दृष्टि कितनी है 7, है ना। तो मतलब सूर्य 7वीं दृष्टि से देखता है,
ठीक है। चंद्रमा की दृष्टि कितनी है? 7। तो चंद्रमा जहाँ भी बैठता है वहाँ से 7वीं दृष्टि वाले हाउस को अच्छे से पूरा देखता है, उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देता है। अच्छे या बुरे वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं कि वो कैसी पोजीशन में बैठा हुआ है ना। लेकिन वो 7वें घर को देखेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देगा, ठीक है। मंगल जो है उसकी 3 दृष्टियाँ होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि, ठीक है। बुध जो ग्रह है उसके पास 7वीं दृष्टि है। गुरु जो ग्रह है उसके पास 3 दृष्टियां है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। शुक्र जो ग्रह है उसके पास एक ही दृष्टि होती है, 7वीं। शनि जो है उसके पास तीसरी, 7वीं, 10वीं 3 दृष्टियां होती है। राहु के पास भी 3 दृष्टियां है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। केतु के पास भी 3 दृष्टियां है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब उसको समझिए आप किस के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझते हैं, है ना। मान लीजिए कि आपका सूर्य इस हाउस में बैठा है ना। अब सूर्य का मैंने क्या बताया कि सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो वो आप कैसे देखेंगे कि अगर सूर्य यहाँ बैठा है ना तो पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, तो सूर्य 7वीं दृष्टि से इस घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। मतलब सूर्य जहाँ बैठा है तो उससे 7वां घर क्या हो गया? ये वाला हाउस हो गया। तो इस हाउस के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देगा, है ना। नेगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा, वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग समझ में आपको, जब मैं कुंडली विश्लेषण करना सिखाऊंगी तो उसको आपको मैं वो चीज़ और डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। अब वैसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा भी 7वीं दृष्टि से देखता है ना। तो अगर चंद्रमा भी यहाँ बैठा है तो वो भी इस घर को देखेगा पूर्ण दृष्टि से, बाकी घर को नहीं देखेगा। तो बाकी घर के मतलब अकॉर्डिंग वो रिजल्ट नहीं देगा गाइस, है ना। वो जिस घर को देखेगा वो उसके अकॉर्डिंग ही, अच्छे या बुरे जो भी रिजल्ट देगा वो उसके अकॉर्डिंग ही देगा। इस चीज़ को समझिए, ठीक है। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। हमारा नेक्स्ट ग्रह कौन सा था? मंगल। मंगल के पास 3 दृष्टियाँ, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो उस चीज़ को समझिए। जैसे मान लीजिए अगर मंगल यहाँ बैठा है ना, तो उसकी चौथी दृष्टि कौन सी होगी? 1, 2, 3, 4। तो इस हाउस को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, ठीक है। उसके बाद 7वीं दृष्टि कौन सी हो गई? 4 के बाद 5, 6, 7, तो इस हाउस को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। फिर 8वीं दृष्टि कौन सी हो गई उसकी? ये वाली, है ना। ये तो इस घर को, इस घर को, इस घर को, तो मंगल इन तीनों घर को प्रभावित करेगा। इन तीनों घर के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देगा, अच्छा या बुरा। समझ में आएगा इस? तो दृष्टियाँ वो होती है ना। अब हम गुरु को देखेंगे। उसके बाद क्या है? सॉरी, बुध, है ना। बुध के पास क्या होती है? एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। अगर बुध यहाँ बैठा है उसकी 7वीं दृष्टि क्या होगी? यहाँ पर होगी। तो वो इस हाउस के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम बुध के बाद फिर हम किसको देखते हैं? गुरु को। गुरु के पास 3 दृष्टियाँ है ना, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो गुरु अगर यहाँ बैठा है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वीं दृष्टि ये, छठी, 7वीं दृष्टि ये और 9वीं, है ना। तो 8, 9, 9वीं दृष्टि ये। तो गुरु कौन कौन से घर को देखेगा? 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को, क्योंकि 5वीं दृष्टि से गुरु देखता है, 7वीं दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से, ठीक है। तो गुरु इन तीनों घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा, है ना, अच्छा या बुरा कुंडली के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा शुक्र। शुक्र सिर्फ 7वीं दृष्टि से देखता है गाइस, है ना। तो शुक्र जहां भी बैठा होगा, अगर मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा है तो यहाँ से 7वां घर कौन सा हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो शुक्र होगा वो इस घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा, अगर शुक्र यहाँ बैठा है तो, है ना। उसके पास एक ही दृष्टि होती है गाइस, 7वीं दृष्टि। तो ऐसे ही हम कुंडली में सारे ग्रहों को देखते हैं, है ना। वैसे ही शनि को देखते हैं। शनि के पास 3 दृष्टियाँ होती है गाइस, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अगर शनि यहाँ बैठा है मान लीजिए, तो तीसरी दृष्टि से 1, 2, 3 इस घर को देखेगा। फिर तीसरी, 7वीं, तो फिर 7वीं दृष्टि से इसको देखेगा और 10वीं दृष्टि से इसको देखेगा, है ना। तो जो शनि अगर यहाँ बैठा है कुंडली में, तो तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को, तीनों को प्रभावित करेगा, अच्छा बुरा कुंडली के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं राहु केतु। राहु केतु दोनों के पास ही 3 दृष्टियाँ होती है ना, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो राहु केतु अगर आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे, मान लीजिए राहु केतु यहाँ बैठे हैं, है ना, मान लीजिए राहु यहाँ बैठा है ना, तो आप कैसे उसको करेंगे? राहु के पास 3 दृष्टि है, 5वीं, तो यहाँ से काउंट करना चालू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5वीं ये हो गई, है ना, 6, 7, तो ये 7वीं ये हो गई और 9वीं, है ना, तो 8 और 9। तो ये घर और ये घर, ये तीनों घर उसमें इफेक्ट डालेंगे, है ना। ओके फ्रेंड्स, अब आपको दृष्टियों वाला अच्छे से क्लियर है। अब हम हमारा नेक्स्ट आते हैं कि हर ग्रह का अलग अलग जो कलर्स होते हैं
वो उस ग्रह को इंडिकेट करते हैं। तो अब हम देखते हैं, है ना, जो हमारा सूर्य होता है उसका कैसा रंग होता है गाइस, रक्त लाल, मतलब ब्लड रेड कलर, ठीक है। चंद्रमा का कलर होता है सफ़ेद, है ना। मंगल का कलर होता है लाल, ठीक है। बुध का कलर होता है हरा, ठीक है। गुरु का कलर होता है पीला। शुक्र का कलर होता है चमकीला सफ़ेद कलर, ठीक है। फिर शनि का कलर होता है काला। राहु का कलर होता है गाइस नीला। और केतु का कलर होता है काला सफ़ेद, मतलब थोड़ा सा चितकबरा कलर, जो दोनों मिक्स कलर हो, वो केतु का रंग होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम ग्रहों की दिशाएं और ग्रहों के रत्न कौन से होते हैं और उनको कौन सी उंगली में पहना जाता है वो देखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।